जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 14 ऑफ जुलाई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वाला आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, ये नंबर्स का। और आप अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो बैचेस को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तो तैयारी करवाई जाती है। लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। हमारे हर साल जो कोर्सेज होते हैं वो अपडेट करवाए जाते हैं, पूरे के पूरे कोर्स को लेटेस्ट ट्रेंड और लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि पुराना कोर्स है वो कंटिन्यू चला आ रहा है। हर साल अपडेट जो है वो आपको जो है वो मिलता है हर एक चीज का, और हर एक स्टूडेंट पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। और अगर आप बताएंगे कि आप हमारे रेगुलरली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट्स भी जो है वो मिल सकता है। और फटाक से जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको आपको ध्यान से सुनना है, यानी कि पूरे टॉपिक्स जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। और जो चीज मैं आपको टॉपिक्स के दौरान बताऊंगा उसको आपको नोट डाउन करना है। और मैंने आपको बोला था कि कल एक लेक्चर जो है वो आएगा। कल एक इशू ये हुआ कि लेक्चर मैंने क्रिएट तो कर दिया बट बड़ा नुकसान हो गया। वो अचानक से पावर कट हुआ और वो फाइल जो है वो करप्ट हो गई, वो सेव ही नहीं हो पाई। चलो एनीवेज, वो तो होता रहता है। आई विल कवर दैट। आज ट्राई करेंगे कि आज इस टॉपिक्स के बाद भी कुछ और टॉपिक्स हम लोग जो है वो कवर अप करें। पहले मैं आप लोग के कमेंट्स जो है वो देख लेता हूँ। गोल्डी एलेक्स का बिल्कुल आंसर आया, वेरी गुड। और लड्डू करके एक आईडी से एक कमेंट जो है वो आया है कि आवाज जो है वो आ नहीं रही है। देखो यार, पता है प्रॉब्लम यहाँ पर इसकी है, यूट्यूब की है। यूट्यूब क्या कर रहा है, कुछ कुछ डिवाइस में इश्यूज है वो क्रिएट कर रहा है। ये चीज मैंने पर्सनली जो है वो नोटिस भी करी है। हमारे साइड से जो है बिल्कुल आवाज वगैरह जो है वो क्लियर है, क्योंकि चेक करने के बाद ही अपलोड जो है वो किया जाता है लेक्चर को, यानी कि पूरा टेस्टिंग करने के बाद। तो आवाज वगैरह की प्रॉब्लम आई नहीं, इससे पहले भी मैंने पूछा था तो स्टूडेंट्स ने जो है बिल्कुल रिप्लाई किया। और देखिए स्टूडेंट्स के आंसर्स भी आ रहे हैं। तो आप एक बार जो है वो या तो री इंस्टॉल जो है वो कर लीजिए, क्योंकि इशूज जो है वो इस प्रकार के आ रहे हैं और ये यूट्यूब की तरफ से। या फिर आप एक काम करिएगा, दूसरे यानी कि प्लेटफॉर्म पे उसको ओपन कर लीजिएगा, वीडियो को डायरेक्टली अपने क्रोम ब्राउजर पे, तो आपको देखना आवाज जो है वो क्लियर आएगी। ये क्या कर रहा है, कुछ कुछ डिवाइस में इश्यूज जो है वो क्रिएट कर रहा है। एनीवेज, दीपांशी के आंसर आए हैं, वेरी गुड। दीपशिका सिंह बहुत बढ़िया। आयुष गुप्ता शानदार। कौशल सिंगल वेरी गुड। हवाला सिस्टम के बारे में डेफिनेटली मैं आप लोग को जो है वो एक्सप्लेन करूंगा जब उससे रिलेटेड टॉपिक आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, या कभी अपन को टाइम मिलेगा, थोड़े कम टॉपिक्स रहेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको उसके बारे में जो है बताऊंगा और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। आयुषी सिंह वेरी गुड। श्वेता यादव, ईशा ठाकुर बहुत बढ़िया। पायल भारती, पायल बहुत दिनों बाद आंसर जो है वो आ रहे हैं। रेगुलरिटी मेंटेन करो यार, मुझे पता है कि आप रेगुलर हो, बट आंसर्स भी लिखना जो है वो शुरू करो। ठीक है, और आज सावन का पहला जो है वो सोमवार है, तो हर हर महादेव बोलते हुए जो है वो हम लोग सेशन को जो है वो स्टार्ट जो है वो करते हैं। और इसी ऑब्जेक्टिव से कि आप लोग का जो है वो जल्द से जल्द जो है वो सिलेक्शन हो, कृपा जो है वो ऊपर वाले की सभी के ऊपर बनी रहे। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बहुत ध्यान से सुनना, जो चीज है वो आपको समझाऊंगा। हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट एक एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में। ये टॉपिक है, टाइटल जो है वो आप लिख लो, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट। ये लिख लीजिए आप। ये जो लिखा हुआ है यहां पर, आपको टॉपिक में जो है वो टाइटल में ये डालना है अपने पास नोट्स में, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट। ठीक है, आइए इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ब्रैकेट में लिखेंगे और आप लिखेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट, है ना। तो आपको समझ में आ गया, एक रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट जो है वो जारी करी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो ये आपके जीएस पेपर 2 में एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। और इस रिपोर्ट से रिलेटेड डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, प्लस मेंस में भी लिखने के लिए आ सकता है, क्योंकि एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते हैं कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार जो है वो कर रहे हैं। परख का फुल फॉर्म जो है वो पहले आप ये लिख लीजिए, परख का जो है वो पूरा फुल फॉर्म। नेक्स्ट लाइन में पूरा फुल फॉर्म जो है वो लिखिए। कभी कभी ये फुल फॉर्म स्टेट पीएससी जो है पूछ लेती है, इवन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एक देखो राष्ट्रीय वो है ये सर्वेक्षण,
तो ये एक नेशनल असेसमेंट फ्रेमवर्क है, लिखने की जरूरत नहीं। जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे का एडवांस वर्जन है, एनसीईआरटी ने दिसंबर 2024 में ये असेसमेंट कंडक्ट किया। 21 लाख से ज्यादा बच्चों का डेटा जो है वो लिया गया था, क्लास 3rd 6th और 9th क्लास के बच्चों का। तो ये भी लिख लीजिए, क्लास 3rd 6th और 9th क्लास के बच्चों का जो है वो डेटा यहां पर जो है वो लिया गया, राइट। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 21 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का जो है वो डेटा लिया गया, इनकी एनालिसिस हुई। अब आइए जो है बात करते हैं हम लोग इस रिपोर्ट में जो है वो किन चीजों के बारे में हम लोग को जानकारी मिली है। इसका फुल फॉर्म वगैरह मैंने आपको जो है बता दिया है, और नेशनल अचीवमेंट सर्वे से निकलकर जो है वो एक नया असेसमेंट जो है वो किया जा रहा है, वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप ध्यान से चीजों को सुनो कि हमारी कंट्री में जो है वो हो क्या रहा है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 60% बच्चे जो है वो शॉर्ट स्टोरीज और न्यूज आइटम्स पढ़ लेते हैं। मतलब ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट है कि हमारी कंट्री के अंदर 60% स्टूडेंट, ये देखिए आप 60% लिखने की जरूरत नहीं, 60% स्टूडेंट जो है वो शॉर्ट स्टोरीज जो है और न्यूज आइटम्स वगैरह जो है वो पढ़ सकते हैं खुद से। ये बहुत अच्छी चीज है। और ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये ग्रेड 3 के। 55% ही नंबर्स 1 से लेकर 99 तक सही सीक्वेंस में अरेंज कर पाते हैं। यानी कि मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं आज भी बच्चे जो है वो थोड़े से कमजोर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। देखिए आप मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बच्चे जो है वो सिर्फ 55% ही बच्चे जो है वो 1 से लेकर 99 तक के नंबर्स को सीक्वेंस में अरेंज कर पाते हैं, और 50% बच्चे 100 रुपए तक के सिंपल ट्रांजेक्शन जो है वो समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को जो है वो ये चीज जो है वो देखने को मिल रही है कि ये एक अच्छी चीज ये है कि न्यूज वगैरह जो है वो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, बट मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में थोड़े से बच्चे जो है वो वीक है। तो दैट इज द इशू, राइट। तो हमें इशू जो है वो समझ में आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है। आपके नजर में अर्ली क्लासेस में मैथ्स और लैंग्वेज पे फोकस होना चाहिए या होलिस्टिक लर्निंग पे? आप क्या बोलते हो कि ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस होना चाहिए या मैथ्स और लैंग्वेजेस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए अर्ली क्लासेस में? बताओ क्या बोलते हो आप। देखो इसका आंसर जो होगा ना, हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि आपको फोकस करना है होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर, बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, जब तक लैंग्वेज बच्चों को समझ में नहीं आएगी, जब तक सिंपल कैलकुलेशंस बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट तो सोच ही नहीं सकते, राइट। तो हमें सबसे पहले फाउंडेशन पर फोकस करना है। कोई बिल्डिंग जो है बनती है तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगी। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके बेसिक्स मजबूत होने चाहिए, आपके कंसेप्ट मजबूत होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं जनरल स्टडीज पर कमांड अच्छी बना के रखो, और उसके लिए कोर्सेज हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप, ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं, है ना। हमेशा मैंने आपको बोला हुआ है कि प्रॉपर तैयारी करनी जरूरी है, फाउंडेशन बनाना जरूरी। कंसेप्ट एक बार क्लियर हुए आपके तो आप कर सकते हो। देखो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है, 6th क्लास के बच्चों में कंसेप्ट ही नहीं है। सिर्फ 38% स्टूडेंट्स रियल लाइफ मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। सोचिए आप कितनी प्रॉब्लम वाली कहानी है ये। लिखने की किसी को कोई जरूरत नहीं, जितना लिखना था ऊपर हमने लिख लिया। सिर्फ समझिए आप कि इशू समझिए, ये आंकड़े आपको लिखने नहीं है, एग्जाम में ना पूछेंगे आपसे। मेन चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि दिक्कत कहां है। तो भैया दिक्कत ये है कि बच्चे जो है हमारे कंट्री के अंदर वो पढ़ तो पा रहे हैं, न्यूज को समझ भी पा रहे हैं, चलो इंस्ट्रक्शंस भी समझ पा रहे हैं, बट मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहे। और मैथमेटिक्स नहीं करोगे तो आप फाइनेंशियल डाउन जो है वो हो जाओगे, और फाइनेंशियल डाउन होना मतलब हर एक चीज में दिक्कत होना। 29% ही कॉमन फ्रैक्शन समझ पाते हैं बच्चे, कॉमन मैथमेटिक्स सिर्फ 29%। एनवायरमेंट स्टडीज की बात करें ईवीएस की, उसमें सिर्फ 44% बच्चे नेचुरल सोशल फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सोचिए आप, ओनली 44% स्टूडेंट्स की एनवायरमेंट से रिलेटेड जिनको जानकारी है, जो आज की डेट में जरूरी है, हम लोग का एनवायरमेंट से रिलेटेड जानकारी बढ़ाना जरूरी है। अब ग्रेड 9th के बच्चों की जो है वो चर्चा कर लें, बहुत बेसिक फैक्ट्स है। हमने 3rd क्लास के बच्चों में देखा मैथमेटिक्स का इशू आ रहा है, 6th क्लास के बच्चों में देखा एनवायरमेंट समझ नहीं पा रहे हैं, और अगेन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। अब 9th क्लास के बच्चों की बात करें तो लैंग्वेज में 54%, 54% बच्चे ही एडिटोरियल रिपोर्ट्स के लिए आइडियाज निकाल पाते हैं। सोचिए आप, सिर्फ 54% बच्चे ही आइडियाज एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। यानी कि एडिटोरियल द हिंदू में होता है, इंडियन एक्सप्रेस में होता है, तो ये मान के चलो, या इवन दैनिक भास्कर वाला भी आप कॉलम ले लो एडिटोरियल का, तो सिर्फ 54% बच्चे ही उस एडिटोरियल को सही तरीके से समझ पा रहे हैं। सिंपल शब्दों में ये बताया गया। मैथ्स में सिर्फ 31% रैशनल, रियल, इंटीजर समझ पा रहे हैं। साइंस में 1/3 स्टूडेंट्स ही इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिज्म ऐसे कंसेप्ट समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन जो है वो राइट टू क्वालिटी एजुकेशन में हमें बदलना जरूरी है। देखो कितना अच्छा पॉइंट मैंने आपको बताया, और ये पॉइंट नोट डाउन किया करो, ऐसे पॉइंट्स कि अब हमें सिर्फ राइट टू एजुकेशन पर फोकस नहीं करना, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना है। ये इंश्योर करना है कि बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो वो मिड डे मील के तहत, पीएम पोषण के तहत
सिर्फ खाना खाने के लिए ना जाए भाई, वो खाना भी मिले उसको, न्यूट्रिशन भी मिले, वो सीख के भी आए। टीचर्स ये इंश्योर करें कि बच्चों को हर चीज सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आनी चाहिए। और ये प्रॉब्लम गाइस मैंने खुद अपनी स्कूल लाइफ में जो है फेस करी है, शायद आप लोगों ने भी करी होगी। स्कूल्स में कई सारे टीचर्स ऐसे मिलते हैं बेसिक में क्लासेस में, फाउंडेशन क्लासेस में, कि आते हैं एक एक बच्चों को बस खड़ा करते हैं, बोलते हैं आप पढ़ते जाओ, रीड करते जाओ। और ये मैंने भी किया है, आपको पता होगा कि हम जो है वो काउंट कर लेते हैं कि अच्छा फर्स्ट पैराग्राफ वो पढ़ेगा, सेकंड वो पढ़ेगा, थर्ड वो पढ़ेगा, फोर्थ ये पढ़ेगा, फिफ्थ ये, सिक्स्थ में मैंने कैलकुलेट कर लिया, हाँ छठे पैराग्राफ में मैं आऊंगा। अब मैं सो रहा हूं बैठ के, मैं जो करना है वो कर रहा हूं, जैसे ही मेरी टर्न आएगी मुझे पता है कि मेरे छठे पैराग्राफ से जो है वो पढ़ना है। किस किस ने ये किया है, कम ऑन। यस मैंने किया है। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो उस चीज को? अब इसमें इशू क्या आया, इसमें टीचर्स ये इंश्योर नहीं कर रहे कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। टीचर्स आ रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं और अपनी ड्यूटी करके चले जा रहे हैं। इवन इन हिस्ट्री ऑल्सो, हिस्ट्री में, हिस्ट्री सभी लोग को बचपन में बोरिंग लगती होगी। यस क्यों लगती है? क्योंकि हिस्ट्री को उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता था। अगर आपको अच्छा पढ़ाया गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो क्लास में बदमाश बच्चा था, राइट, मतलब नहीं रहता था। और वो भी मैं ऐसा ऐसा स्कूल भी नहीं, मैं अच्छे स्कूल में था, एक अच्छे मिशनरी स्कूल में था मैं, राइट, काफी जिसका नाम था, मतलब मेरी सिटी के अंदर एक नामी जामी नाम चलता है कैंपियन स्कूल, मैं उसका स्टूडेंट था। मैं अपने स्कूल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सॉरी अबाउट इट, बट देन टू मैं बता रहा हूं कि ये चीज मैंने पर्सनली फेस करी है, तो ये चीज आप लोगों ने भी फेस करी होगी। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो अब आप आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि हर एक स्कूल के अंदर क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। हर एक स्कूल के अंदर ये इंश्योर किया जाए कि बच्चे को सिंप्लीफाइड तरीके से चीजें समझ में आनी चाहिए। बच्चों को लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, आप इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हो, बच्चों को क्लियर ही नहीं हो रहा कुछ, तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? आप इंश्योर ही नहीं कर रहे हो कि बच्चा जो है वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, या फिर बच्चा सिर्फ किताब खोलकर साइड वाले स्टूडेंट से जो है बस बात कर रहा है कि और भाई कैसा है, क्या चल रहा है, किताब में देखकर बात कर मुझसे बस। ऐसा किस किस ने किया? यस हाथ उठाओ, किस किस ने किया? रिलेट कर पा रहे हो ना? तो ये दीज आर द इश्यूज, और ये इश्यूज को ही तो आपको रिजॉल्व करना है आगे चल के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज हमने लैंग्वेज स्किल्स के बारे में जो बात कर ली। हाँ, केंद्रीय विद्यालय टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं, क्लास 9th में लैंग्वेज और मैथ्स दोनों में 69% तक स्कोर किया, तो ये काफी अच्छी चीज है केंद्र विद्यालय की। स्टेट और स्टेट एडेड स्कूल यानी कि सरकारी जो स्कूल्स होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस सबसे कम है, 48 to 49% के आसपास इनकी परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बेटर है, राइट। सबसे अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स की परफॉर्मेंस है केंद्र विद्यालय की 69%, फिर प्राइवेट स्कूल आ जाता है 59, फिर अपने आ जाते हैं फिर अपने ये सरकारी नॉर्मल स्कूल्स। सोशल कैटेगरी वाइज भी गैप हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर SC ST वगैरह की जो है बात करें हम लोग, तो इसमें परफॉर्मेंस जो है वो काफी लो जो है वो नजर आया। ठीक है, अब टॉप परफॉर्मर स्टेट्स की बात करें तो लिखने की जरूरत है, पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब स्टेट्स में अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है। लो परफॉर्मेंस जा रहा है मेघालय, गारो हिल्स में, झारखंड के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के रियासी क्षेत्र में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है ना। तो केंद्र विद्यालय ने थर्ड क्लास के मैथ्स में स्लाइटली पुअर किया, बट 9th लैंग्वेज में जो है वो टॉप कर दिया। बट कहीं ना कहीं आपको इस पूरे आर्टिकल में एक चीज क्लियर हो गई कि भाई हमारे अभी भी एजुकेशन सिस्टम में रिक्वायरमेंट है क्वालिटी की, रिक्वायरमेंट है बच्चों की प्रॉपर स्क्रीनिंग की, कि बच्चों को प्रॉपर मॉनिटर करो, बच्चों के ऊपर प्रॉपर ध्यान दो, तभी तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल है कि स्कूल से निकलते ही बच्चों को जॉब्स मिल जाए, वो फुलफिल हो पाए। वो फुलफिल क्यों नहीं हो पा रही है? जा तो रहे हैं स्कूल्स, बट देन टू जॉब्स क्यों नहीं लग रही है? बिकॉज उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग, उस तरीके का नॉलेज गेन नहीं मिला हुआ स्कूल के अंदर। क्लियर विद एवरीवन? बस ये छोटा सा टॉपिक था, बस इसमें इतनी समझ आपको करनी है। कोई भी आर्टिकल को पढ़ो तो ये आर्टिकल्स जो है आप पढ़ रहे हो सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अपने दिमाग में हमेशा एक चीज रखनी कि भाई मैं एक अधिकारी हूं और ये मुझे प्रॉब्लम पता लग गई कि हमारे देश में ये एजुकेशन की ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने खुद 3-4 सोल्यूशन आपको बता दिया, और कुछ सोल्यूशन आपके पास खुद होंगे। बट याद रखना, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन पर हम लोग को टारगेट करना है, फोकस करना है। आइए
ग्लोबल साउथ में आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट कि ग्लोबल साउथ में इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल साउथ को और लीड कर रहा है ग्लोबल साउथ में। क्या होता है ग्लोबल साउथ? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ फटाक से इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन जो आप मेंस के आंसर में लिखोगे एक लाइन में, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स पे लिखकर, अभी के अभी वीडियो पॉज करके। तो आप सभी जानते हैं ग्लोबल साउथ का मतलब हो गया है डेवलपिंग कंट्रीज, और इन डेवलपिंग कंट्रीज के जो बड़े भाई हैं वो कौन है? इंडिया। बिग ब्रदर का रोल जो है वो प्ले कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है इंडिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ग्लोबल साउथ को। तो ये टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली घाना, ट्रिनिडेड ट्रिनिडेड एंड टोबागो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, इसमें एक हफ्ते का टूर जो है वो कंप्लीट किया, जो ब्रिक्स समिट रियो दे जेनेरियो के साथ जो है वो अलाइन था, राइट। तो हमारे अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर गए थे विजिट करने, तो उससे रिलेटेड जो है ये टॉपिक हम लोग को देखने को जो है वो मिल रहा है। तो आपको जो है वो पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, राइट। और ये ब्रिक्स की समिट जो है वो हम लोग को जो है वो देखने को मिली रियो दी जेनेरियो में। तो उससे पहले मतलब उसी के दौरान जो है ये विजिट जो है वो 5 कंट्रीज में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की देखने को मिली। चाहो तो जो है वो लिख सकते हो कि कौन सी कंट्रीज में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, एक पॉइंट जो है वो डाल दो ब्रिक्स समिट के दौरान, जिससे कि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ यार ये फलाना समिट हुई थी, तो इस दौरान हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन जगह पर घूमे थे। और इन लोकेशंस को मैप में जो है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब इस टूर का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ग्लोबल साउथ के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को जो है वो और मजबूत करना, स्पेशली जब इंडिया पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, आलोचनाएं हो रही हैं इंडिया के ऊपर, राइट, कि वो वेस्टर्न पावर्स की तरफ लीन कर रहा है। ऐसा हो रहा है ना, काफी सारी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया के ऊपर जो है वो बातें बना रही हैं, बोल रही है कि इंडिया जो है वो सिर्फ आज की डेट में जो है वो डेवलप कंट्रीज की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है, डेवलपिंग की तरफ नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने बोला कि नहीं भाई, तुम छोटे भाई हो हमारे, हम तुम्हें थोड़ा ना छोड़ के जाएंगे यार। माना कि थोड़ी पार्टीज जो है वो बड़े लोगों के साथ भी कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली परिवार तो तुम ही हो ना। तो कहानी ये है, राइट। तो इस टूर का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो बेचारे ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो ये ना सोचें कि यार हम उनसे अलग हो गए। तो इसलिए हमने उनके कंधे पर जो है वो जाके हाथ रख दिया कि भैया तुम टेंशन मत लो, तुम हमारे साथ ही हो, राइट। अब देखो इसमें किन किन चीजों पर जो है वो हम लोगों ने चर्चाएं जो है वो करी है, तो आइए इस पर जो है वो हम लोग जो है वो बात कर लें। ये ग्लोबल साउथ क्या होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, देखो ये एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ग्लोबल साउथ के अंदर डेवलपिंग और उभरते हुए नेशंस एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशियानिया के देखने को मिलते हैं, जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस फेस करते हैं। ऑब्वियसली बात है, ग्रोइंग कंट्रीज काफी सारे चैलेंजेस फेस करती हैं, बट अभी जो हम ये 5 कंट्रीज के अंदर जो हमने विजिट किया, तो उसमें हमने मिनरल पार्टनरशिप पर बात करी, पैलेस्टीन और ईरान पर बात करी, राइट, काउंटर टेररिज्म पर बात करी, राइट, और इंडिया की लीडरशिप प्रोजेक्शन क्या है डेवलपिंग वर्ल्ड में, उस चीज को इंश्योर किया। यानी कि उन लोग को बताया हमें क्या करके, भाई टेंशन मत लो, वी आर फॉर यू ओनली, अल्टीमेटली तुम ही तो हमारे भाई हो भाई, रिश्ता हमारा तुमसे ही है। तो आप क्या समझे कि ग्लोबल साउथ क्या है, कि उन डेवलपिंग और इमर्जिंग नेशंस का ग्रुप है जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशियानिया में लोकेटेड है। ये फैक्ट लिख लेना। ये कंट्रीज कॉमन डेवलपमेंटल चैलेंजेस फेस करती हैं, जैसे वहां पर गरीबी है, कर्जे की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट के इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, है ना, डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम वहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम्स लिख लो आप। देखो किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, आपने ये डेफिनेशन जो है वो लिख ली अपनी। डेफिनेशन लिखने के बाद यहां पर ऐसे ये बना लो, या फिर ऐसे करके बीच में लिख लो ऐसे, इसमें एक गोले में, कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है इन कंट्रीज के अंदर, ग्लोबल साउथ, प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल साउथ। तो एक में जो है वो लिख लो आप पॉवर्टी यानी कि गरीबी, दूसरे में जो है वो आप लिख लो डेट यानी कि कर्जे की प्रॉब्लम है, तीसरे में जो है आप लिख लो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी यानी कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, चौथे में जो है वो आप लिख लो डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम है, राइट, जेंडर इनइक्वालिटी, राइट। ऐसी 50 चीजें आप लिख सकते हो। 3-4 चीजों मैंने अभी आपको बताई, वो लिख मारो। तो ऐसे आपको जो है वो नोट्स तैयार करने अपने, बस दैट्स इट। और क्या है इसमें डिफिकल्टी? क्लियर। तो इससे देखो ग्लोबल साउथ तो आना ही है। अब यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ऐसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता इन कंट्रीज को, राइट। ये कंट्रीज जो है वो प्रॉपर रिप्रेजेंट, मतलब इनकी बातें सामने नहीं रखी जाती ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे। तो हम लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्लोबल साउथ के, तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सामने रखते हैं। तो हमने बैठकर उन कंट्रीज को यही बताया कि भैया हमें भी उस टेबल पे जाकर अमीरों के साथ बैठना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स तो बताएं उनको। अल्टीमेटली हम काम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि हम तुम्हारे लिए जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, राइट। हम बिल्कुल तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो टर्म जो है ग्लोबल साउथ, ये ज्यादा पॉपुलर जो हुआ है वो
ब्रांड लाइन के कंसेप्ट के बाद हुआ है, स्पेशली कोविड के बाद इसकी बातें चलना शुरू हुई, क्योंकि पहले तो हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड पर बात करते थे, फिर कोविड के बाद से आपने देखा होगा कि अब हम बात करते हैं नॉर्थ और साउथ के बारे में, है ना। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब क्या क्या चैलेंजेस ये फेस करते हैं तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, वो चैलेंजेस मैंने जो आपको बता दिए थे वही लिखे हुए देखो यहाँ पर पूरी चीजें। पहली चीज, पूरे दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ। इस कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में पता है आपको, ये जो ग्लोबल साउथ की डेवलपिंग कंट्रीज है इनका कंट्रीब्यूशन 4% से भी कम था, फिर भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ये कंट्रीज फेस कर रही हैं। आप बताओ, इंडस्ट्रियलाइज नेशन, सबसे ज्यादा धुआं इन लोगों ने उड़ाया, सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को प्रदूषित इन्होंने किया, है ना, डेवलप्ड कंट्रीज ने। बट इसका भुगतान जो है वो कौन भर रहा है? पूरी दुनिया, जिसमें सबसे ज्यादा चपेट में कौन है? डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी पहले से काफी सारी चीजों का बर्डन है और ये बर्डन और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो ये पॉइंट अच्छा है, लिख लो कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्होंने 4% से भी कम पूरे दुनिया भर के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में कंट्रीब्यूट किया है, बट वो सबसे ज्यादा क्लाइमेट के प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हैं। अफ्रीका इनमें सबसे ज्यादा उसमें है, खतरे में है, प्रॉब्लम में है। ऐसी कर्जे की बात करें, श्रीलंका, जाम्बिया, ऐसी कंट्रीज में फाइनेंशियल इश्यूज हम लोग को कंटिन्यूअसली देखने को मिले, राइट, क्योंकि कोविड के बाद ये रिकवर कर नहीं पाए, ऊपर से इन लोग ने कुछ डीले कर ली थी चाइना वाइना और ऐसी कंट्रीज के साथ है। डिजिटल डिवाइड की बात करें तो इन कंट्रीज के अंदर आज भी ऐसे लोग हैं जो काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डिजिटल सर्विसेज का जो फ्यूचर है, फ्यूचर का अब तो प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट फ्यूचर दोनों के साथ अलाइंड है। रेयर अर्थ जैसे क्रिटिकल मिनरल्स कुछ कंट्रीज के पास मोनोपोली में है, जैसे चाइना। चाइना पूरे दुनिया भर के रेयर अर्थ का 70% पोजेस करती है, बात आप जानते ही हैं। रेयर अर्थ पूरे दुनिया भर में है अवेलेबल, बट उसको रेयर इसलिए कहा जाता है इन मिनरल्स को क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग सिर्फ कुछ कंट्रीज के कंट्रोल में है, जैसे कि रशिया हुआ, चाइना हुई, चाइना सबसे ज्यादा, समझा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे फोरम में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिल पाता ऐसी कंट्रीज को। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो ग्लोबल साउथ फेस कर रहा है, क्योंकि आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा या प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि इनमें से बताइए ग्लोबल साउथ की क्या मेजर प्रॉब्लम्स है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए, राइट, लिखने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक से पॉइंट्स है। अब आइए, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी 5 कंट्रीज टूर को साउथ साउथ सॉलिडेरिटी इनिशिएटिव का रूप जो है वो दिया है, लिख लेना भैया, ये वाला पॉइंट लिखो, साउथ साउथ सॉलिडेरिटी इनिशिएटिव। अभी जो टूर हुआ है तो उसको ये जो है वो नाम दे दिया गया कि भैया हम सभी लोग मिलकर जो है वो जितने भी भाई लोग हैं ग्लोबल साउथ में जो आते हैं वो सभी एकता जो है वो दिखाएंगे। तो ये चीज जो है वो इस चीज पर जोर दिया। घाना रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए जाना जाता है, तो इंडिया ने जो है वो वहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग पर बात करी घाना के अंदर, और मैरीटाइम कॉर्पोरेशन की बात करी कि भाई समुद्री क्षेत्र में जो है वो हम सहयोग करेंगे। अर्जेंटीना की बात करें तो लिथियम डील हम लोग को जो है वो देखने को मिली काबिल के थ्रू। क्या मुझे बता सकते हो काबिल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिख कर बताओ, और बताओ ये और क्या करती है। ये एक हिंट जो है वो देता हूँ, ये कंपनी है जो फॉरेन कंट्रीज में जो है वो फॉरेन कंट्रीज में मिनरल्स की डील जो है वो लेकर आती है। कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जो है वो लिखकर बताओ। नामीबिया, यूपीआई, फिनटेक, बायोफ्यूल, क्रिटिकल मिनरल्स पर हमने जो है वो इस कंट्री के साथ जो है वो बात करी। तो ऐसे हमने अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग डिस्कशन जो है वो किए हैं। योग, इंडियन डायस्पोरा से कल्चरल डिप्लोमेसी हम लोग जो है वो क्रिएट करते हैं, पता है आपको भाई, हम इंडियंस इतनी ज्यादा संख्या में हैं और हर जगह पूरे दुनिया भर में अवेलेबल है। ऐसा कहा भी जाता है ना कि हर 7 में से एक व्यक्ति तो आपको इंडियन मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि अब तो 1 से ज्यादा हो चुके होंगे, है ना। तो ऐसा पहले जो है वो कहा जाता था 5-6 साल पहले। अभी का आंकड़ा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हर 8 में से 2 मान लो आप, या 7 में से 2 मान लो, 7 में से 2 तो अब हो ही गया होगा, ठीक है। फॉरेन पार्लियामेंट्स को एड्रेस करना इंडिया की वैल्यू बेस्ड डिप्लोमेसी को जो है वो दिखाता है। हम दूसरी कंट्रीज में जो है वो जाकर इन्फ्लुएंस जो है वो कर पाते हैं क्योंकि हम पावरफुल बन गए, और पावरफुल आदमी की इज्जत होती है भाई, ये चीज लाइफ में याद रखना। इज्जत हमारी कब होना जो है वो शुरू हुई जब हम पावरफुल जो है वो बने, हर चीज से सक्षम बने। तो इसलिए अपने आप को हर चीज से सक्षम बनाओ।
जिस दिन हर चीज से सक्षम होगे ना, उस दिन लोग तुम्हारी सुनेंगे भी, इज्जत भी करेंगे। वो वाला गाना है ना, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, पैसा है तो 5 स्टार मुलाकातें। और उसकी एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है मुझे, पैसा है तो गालियां भी सारे लोग खाते। तो ये बात सच है भाई, जिसके पास पैसा होता है, जो पावरफुल होता है, आप जिस दिन पावरफुल बनोगे, कलेक्टर बनोगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि आप ऐसा नहीं करोगे, बट मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, वो आज की डेट में आप अपने दोस्त के साथ कुछ मजाक कर देते हो या कोई बात बोल देते हो उसको, तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं, या परिवार वाले, आपने कुछ बोला मुंह फुला के बैठ गए हैं। जिस दिन कलेक्टर बन जाओगे, एसडीएम बन जाओगे, डीएसपी, आईपीएस, ये सब रैंक में घुसोगे ना, उस दिन किसी को बोल भी दोगे ना कि यार तुम बदतमीजी मत किया करो, ढंग से बात किया करो, है ना, तो सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराएगा, बोले अरे भाई कैसी बात कर रहा है, बिल्कुल यार, तुम्हें किसी बात का बुरा लगा तो बताओ। वो ना बटरिंग, उसका बिल्कुल प्रॉपर हिंदी मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, बट समझ गए हो। तो लोग उस लेवल पे आ जाएंगे जिस दिन आपका लेवल बढ़ जाएगा। तो हमेशा अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश करो, कोसो मत दुनिया को। दुनिया ऐसी ही है भाई, जब हम पावरफुल नहीं थे तब हमें हमारे बारे में बातें होती थी, बट जब हम पावरफुल हो गए तब हमारे बारे में ये बात हो रही है कि देखो हमारे साथ बैठते ही नहीं है भैया, बट मुंह पे बोलने की किसी को औकात नहीं। कलेक्टर बनोगे तो किसी की औकात नहीं होगी कुछ कहने की, भले आप किसी को गाली भी बक दोगे, चिल्ला दोगे, तो सामने वाला बोलेगा देखो हमारी कितनी केयर करते हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं। आज चिल्ला दो, मुंह फैला के बैठ जाएगा, दोस्त बात नहीं करेगा। कलेक्टर बनने के बाद चिल्ला दोगे कि भाई क्या है ये, लगा रहा हूं ना फोन, बार बार फोन क्यों कर रहा है, तो उस समय वो बोलेगा अपने दोस्तों में कि देखो कितना बिजी है यार, है। ये होता है काम करने वाला व्यक्ति। तो वो गेम भाई, ये समझ लो आप दुनिया का नियम, गेम सिर्फ वही लोग पलटते हैं जो पावरफुल होते हैं, और जो कॉमन मैन है, आज की डेट में आप बोल दो अपने दोस्त को फोन उठा के कि भाई फोन मत कर यार, बार बार परेशान क्यों कर रहा है, पढ़ रहा हूं मैं या पढ़ रही हूं मैं, रख फोन। गारंटी दे रहा हूं नेक्स्ट टाइम से उसका फोन आना बंद हो जाएगा। बट वही कलेक्टर बन जाओगे जब फोन उठा के बोलोगे कि यार जब अभी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, समझिए बात को, रखिए फोन, टक। तब वो जहां पर भी जिस भी महफिल में बैठा होगा ना, वो लोगों को बताएगा बल्कि उल्टा कि देखा दिन भर काम होता है, और देखना काम खत्म होगा फिर फोन आएगा हमारे पास, भले ही फोन ना आए, फिर वो भले ही रात में फोन करता रहे आपको, फिर आप एक मैसेज ड्रॉप करो कि चलो ठीक है उस दिन पार्टी में मिलेंगे, तो वो सबको दिखाएगा देखो लिखा है उस दिन पार्टी में मिलने की बात करिए। दिस इज द गेम, बिकम पावरफुल। फिर देखना दुनिया जो है वो, उसको खेलोगे उसके साथ आप, और आपको आएगा मजा, और वो मजा चाहिए लाइफ में तो मेहनत करो आज की डेट में। ब्रिक्स समिट में गाजा और ईरान पर बैलेंस स्टेटमेंट हमने दी है, क्योंकि भाई ईरान के साथ हमें भी काम करना है यार। हम हमें पता है कि ये आज की डेट में ईरान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है या इसराइल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये हम लोग के पार्टनर्स हैं, इनसे हमारा काम धंधा चलता है, तो इनके साथ जो है वो हम दुश्मनी नहीं ले लेंगे, हम एक बैलेंस अप्रोच लेंगे, क्योंकि हमें अपने इंटरेस्ट को पूरा करना है यार। हमें पता है हमारी प्रायोरिटी क्या है। इंडिया ने पैलेस्टीन ह्यूमैनिटेरियन चिंताएं रेज करी, हमने बोला, बट इसराइल के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं करी, क्योंकि उनके साथ हम रिलेशन मेंटेन करते हैं। हम ये भी बोल रहे हैं कि हाँ यार गलत तो किया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हमने इसराइल के बारे में बुरा नहीं बोला, निंदा नहीं करी इसराइल के वहां बैठ के कि अरे ऐसा कैसे कर रहा है वो, ऐसा कैसे दबा रहा है वो, बिकॉज वी नो दैट कि ये सब चीजें इंटरनेशनल फ्रंट पे नहीं जानी चाहिए। समझ रहे हो आप, दिस इज डिप्लोमेसी, ये गेम आपको समझना जरूरी है। कॉमन मैन क्या करता है, कॉमन मैन वहीं पे चिल्ला चोट करने लगता है, दूसरों की बुराई करने लगता है। कभी लाइफ में किसी की बुराई मत करो पीठ पीछे, जिससे आप करोगे हो सकता है कि वो उसको बता दे तो आपकी बुराई होना शुरू हो जाएगी। लाइफ का रूल बना लो, कभी किसी के बारे में बुरा मत बोलो। कोई आपसे पूछे वो लड़का कैसा है, यार मेरे साथ तो रिलेशन अच्छे है उसके, अब आई डोंट नो तुम्हारे साथ कैसा है क्या नहीं, आई डोंट नो वेरी, किसी के बारे में आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कीप साइलेंट, लोगों को ऑब्जर्व करो, देखो सही है तो उसके साथ रहो, नहीं है तो भाड़ में जान दो। और आपको तो रहने की जरूरत नहीं है, राजा लोग किसी के साथ नहीं रहते, पावरफुल लोग किसी के साथ नहीं रहते, अकेले रहते हैं। अकेले रहना सीखो अपनी लाइफ में। बैलेंस अप्रोच हमने जो है वो अपनाई। टेररिज्म हमने बोला सहेंगे नहीं भाई, चाहे कुछ हो जाए। अभी हुआ था ना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उठ के निकल गए, बोलते नहीं नहीं करेंगे बात।
चाइना जो है वो पाकिस्तान के सर पे हाथ रखा हुआ है और पाकिस्तान के मुद्दे को जो है वो हाईलाइट कर रहा है, इंडिया के मुद्दे को हाईलाइट नहीं कर रहा। तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये पक्षपात नहीं चलेगा, उठ के वॉकआउट कर दिया हमने। सब कंट्रीज देख रही थी, क्योंकि वॉकआउट तब करते हैं जब पावरफुल होते हैं। अब आज की डेट में हम पावरफुल है इसलिए हम वॉकआउट कर पा रहे हैं। पावरफुल नहीं होते तो थोड़ा बैठना पड़ता, सुनना पड़ता। होता है ना कि कमजोर आदमी जो है बैठ के सुनता भी है? जब आप कलेक्टर बनोगे, आप देखना आपके नीचे बहुत कमजोर लोग रहेंगे। आप इतना सड़ा सा जोक मारोगे जिसमें लोगों को हंसी तक नहीं आ रही, उसमें भी लोग हंसेंगे, हा 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 हा, क्या जोक मारा है, वाह भैया वाह, मजा आ गया, तालियां बजाएंगे। और आपको खुद को पता है कि आपने इतना घटिया जोक मारा कि आप खुद सोच रहे होगे कि यार ये क्या बोल दिया मैंने, बट फिर भी लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। दिस इज द गेम ऑफ पावर। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म जो है वो लीड करना। देखो इंडिया जो है वो आज की डेट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इसमें रिफॉर्म पुश करने पर हम टारगेट कर रहे हैं कि इसमें सुधार आए भाई। हमें भी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिले और भी दूसरी कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन हो, राइट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम और लीड करें, आगे बढ़े, है ना। और ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आज की डेट की रियलिटी के साथ डील करें, बायस ना हो, क्योंकि इन लोग के, इन सब इंस्टीट्यूशन के ऊपर कई बार वो थप्पा लग जाता है कि यार ये बायस्ड है, ये अपने फेवरेटिज्म जो है वो कर रहा है, राइट। G20 प्रेसिडेंसी और अफ्रीकन यूनियन मेंबरशिप सपोर्ट ऑलरेडी जो है वो सिग्नल था इस चीज का कि हमें भाई अब ग्लोबल रिफॉर्म्स की तरफ जो है वो आगे बढ़ना है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इन्वेस्टमेंट से लिथियम और रेयर अर्थ की सप्लाई जो है वो इंश्योर करना भी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव था। लिथियम आज की डेट में बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है आप जानते ही हो, किस पर्पस के लिए? बैटरीज, है ना। और फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक का है, तो बैटरीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी कंट्री के अंदर लिथियम का सबसे ज्यादा रिजर्व किस स्टेट में है, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकता है फटाक से? इंडिया का एक परमानेंट फोरम स्टैब्लिश करे जहां पर ग्लोबल साउथ के नेशंस कॉमन पोजीशन मेंटेन कर सकें। तो ये आज की डेट में हमारे पास एक चांस है कि हम जो है वो, जैसे कि जो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है ना, ब्रिक्स बैंक हुआ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ, ऐसे प्लेटफॉर्म्स, इनका तो हम फुल यूज करें, प्लस हम खुद भी अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम लीड कर सकते हैं। तो इसलिए हम कंट्रीज को जो है वो एक साथ रखकर उन्हें मनाएं कि चलो भाई ये वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में आपको लग रहा है कि ये सब प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, चलो हम इसका ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बना देते हैं। पर ये सब चीजें भी सोच समझ के करना जरूरी है, क्योंकि आप वेस्टर्न कंट्रीज के अपोजिशन में आओगे, चैलेंज में आओगे, तो फिर आपको सपोर्ट मिलना जो है बंद हो जाएगा। और आज की डेट में डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। यस, क्लियर हुई चीजें? आज फास्ट किस किस ने रखा है? उपास किसी ने रखा है आज? साला मुझसे जो है यार फास्टिंग होती नहीं है यार। मैंने आज रख तो लिया है, बट सुबह मैं एक गिलास दूध पी गया, केले लेके आया था यार, वो खराब हो गए केले, वो सड़े हुए निकले। तो मैंने ब्लिंकिट करके कुछ चूड़ा मंगा लिया, फलारी चूड़ा। तो मम्मी वही चिल्ला रही थी मुझे, मम्मी को मैंने अभी ऑर्डर भी देके आया हूँ कि मुझे वो साबूदाना वाले पकौड़े खाने। मम्मी बोलती भाई तू उपास उपास मत रखा कर यार। बट मैं उपास जानबूझ के जो है वो रखता हूँ, क्योंकि मुझे साबूदाने के पकौड़े अच्छे लगते हैं। अब आप बोलोगे देखो यार भगवान के नाम पे, तो मैं, अपनी सेटिंग है भगवान से, और भगवान को पहले ही बोल देते हैं कि भैया अपन रख रहे हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि ये सब खाना है मुझे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल रिफॉर्म के बारे में, ड्राफ्ट। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया ड्राफ्ट जो चीज होती है वो आप लोगों के लिए काम की नहीं होती है, तो इस टॉपिक को आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट रूल जारी किया। अच्छा, किस किस को पता है कि ड्राफ्ट काम का नहीं होता? सभी को पता है ना? जो नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि भैया ड्राफ्ट मतलब ये टेम्पररी चीज, और टेम्पररी चीज एग्जामिनेशन में आती नहीं है, तो क्यों पढ़ रहे हैं फिर अपन? जिससे कि हमें आइडिया लगे कि किस डायरेक्शन में आगे काम होने वाला है, किस डायरेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जो आपको आगे चल के ध्यान में रखनी है। चलिए, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जो ये नए रूल्स जारी कर रही है,
जो पुराने समय के जो नियम है 1948 और 1959 के, उसको जो है वो मेनली रिप्लेस जो है वो किया जा रहा है। देखो जो 1948 का जो नियम जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, पुराने ब्रिटिश के समय से जो है वो नियम चल रहा है, तो उसको रिप्लेस करने पर टारगेट ये लोग जो है वो कर रहे हैं। अब रूल जो है वो आया है OALP राउंड एक्स के जस्ट पहले, जो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन राउंड है। ये रीसेंट अमेंडमेंट के बाद आया है, जो ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 में जो है वो किया गया था। तो समझना जो है वो क्या है आपको, देखो यार सिंपल सी चीज है, काम जो है वो किस चीज पर, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का रूल, यानी कि इसके एक्सप्लोरेशन पर काम किया जा रहा है ना, इसके प्रोडक्शन पर। देखो लिखा हुआ है ये सब रिफॉर्म्स है वो कब आए, और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एवर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बिडिंग जो है वो लेकर आ रही है, राइट, और कर चुकी है ऑलरेडी, राइट। यानी कि क्योंकि देखो अभी हमें रिक्वायरमेंट है फॉसिल फ्यूल्स की, हम एकदम से नेचुरल गैस की तरफ, नेचुरल गैस कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो एकदम से हम ट्रांजिट नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत पैसा लगेगा। तो वी रिक्वायर कुछ पर्टिकुलर ईयर्स तक, कुछ सालों तक हमें रिक्वायरमेंट है फॉसिल फ्यूल्स की। तो वही इसकी बिडिंग, इसके रिजर्व को अपने कंट्रोल में करना, इसका प्रोडक्शन करना, राइट, ये आज की डेट में हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि खत्म होते जा रहे हैं और इस पर हम लोग को कमांड रखना जरूरी है, क्योंकि एकदम से हम शिफ्ट तो हो नहीं पाएंगे। सोलार, विंड, हाइड्रोजन, जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ऑयल ब्लॉक्स में अलाउड होंगे। मतलब ये बोल रहे हैं कि ऑयल ब्लॉक्स के साथ साथ आप ये सब चीजों पर भी फोकस करना शुरू कर दो। ये इस पर्टिकुलर रूल्स के अंदर जो है वो मेंशन्ड है, राइट। एनर्जी को डाइवर्सिफाई करो, ग्रीन ट्रांजिशन को जो है वो इससे पुश मिलेगा, यानी कि आप थोड़े से रिलैक्स रहोगे कि आपके पास तेल का रिजर्व अच्छा खासा है, आप उसका प्रोडक्शन भी कर पा रहे हो, प्लस साथ ही साथ आप जो है वो ट्रांजिट करने पर भी टारगेट कर रहे हो। तो हम लोग ये अप्रोच जो है वो लेकर चल रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग मैंडेटरी हमने कर दी है, राइट। इस रूल्स के अंदर देखो यहां पर लिखा हुआ है कि लीज जो है वो डिस्क्लोज करेगी अंडर यूटिलाइज्ड पाइपलाइन और फैसिलिटी कैपेसिटी, और ऑफर करेगी थर्ड पार्टी एक्सेस। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी चला रही है, वो फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रही, तो आप किसी थर्ड पार्टी को अपने साथ जो है वो शामिल करके काम कराओ। यानी कि हम चाह रहे हैं कि भाई जिसको जो अलॉटमेंट जो है वो मिला है, जिसको जो टेंडर मिला है, वो उसका पूरे पोटेंशियल के साथ उपयोग करे, जिससे कि हमें पता है कि आने वाले समय में ये पूरी चीजें बैन होने वाली हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो रिजर्व है, तो हम थोड़ा सा लोगों को रिलैक्स भी करें, कंपनीज को, बट ये चीज इंश्योर करें कि स्ट्रिक्टली हर एक चीज की मॉनिटरिंग हो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की मॉनिटरिंग हो, राइट, प्रॉपर तरीके से उसकी रिपोर्टिंग हो। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज फ्रेमवर्क इसमें इंक्लूड हमने जो है वो किया हुआ है, राइट, ये वाला फ्रेमवर्क, कार्बन कैप्चर एंड स्टोर्ड फ्रेमवर्क, राइट, कि जिससे कि कार्बन एनवायरमेंट में जो है वो एमिट ना हो, राइट। साइट रिस्टोरेशन फंड भी जो है वो बनेगा, राइट। और फिर 5 साल तक कंपलसरी, यानी कि कोई भी एक साइट है उसको आप क्लोज करोगे तो 5 साल तक उसको आपको मॉनिटर जो है वो करना पड़ेगा। ये भी लिखा है पोस्ट क्लोजर मॉनिटरिंग, ये एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए रिक्वायर्ड होगी। फिर हम लोग जो है वो साइट रिस्टोरेशन फंड्स भी जो है वो तैयार जो है वो करेंगे, कोई भी साइट है उसको रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि एक कोई जगह है जहां पर माइनिंग हुई है, अब याद है कुछ दिनों पहले भी हमने इस टाइप के टॉपिक को एक कवर किया था। आई थिंक जो रेगुलर स्टूडेंट्स उनको याद आ रहा होगा, जो आज पहली बार जो है उस टॉपिक्स को जो है वो देख रहे हैं, शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी इसको समझने में, बट आपको इसमें कुछ समझना नहीं है। इसमें मेन चीज आपको जो है वो क्लियर जो है वो क्या हो गई, पहले पॉइंट से, कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो है वो एक नए नियम पर काम कर रही है। जो ब्रिटिश राज के समय से जो पुराने नियम चल रहे थे उसको थोड़ा सा रिलैक्स भी किया जा रहा है और स्ट्रिक्ट भी किया जा रहा है। रिलैक्स किस केस में, कि भाई जो कैपेसिटी आपको अलॉट की गई है, आप उस फुल कैपेसिटी पे काम करो खुद से या फिर करवाओ थर्ड पार्टी के थ्रू, वरना हम फिर हस्तक्षेप करके करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये फॉसिल फ्यूल्स निकालना जो है आज की डेट में जरूरी है, नहीं निकालो तो ये आने वाले समय में पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। तो अभी हम इस पर ज्यादा काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ शिफ्ट करने पर फोकस कर रहे हैं, ग्रीनरी ट्रांजिशन पर फोकस कर रहे हैं, है ना। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो बनेगी, ये भी कह रहे हैं ये लोग, राइट। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा कि डिस्प्यूट्स वगैरह जो होंगे वो रिजॉल्व जो है वो किए जाएंगे, है ना। पेनाल्टीज वगैरह जो है वो देखेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी। टॉप मोस्ट रैंक होती है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंक आईएएस की। फिर इसके अलावा न्यू मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जारी किया जाएगा, राइट। एक नया एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ये तैयार करेंगे नए फ्रेमवर्क के हिसाब से, है ना। क्लियर रूल्स जो है वो होंगे, अगर दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं, राइट, या आप रिजर्व को जो है वो किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हो, यानी कि आपने जो तेल का कुआं है आपका, या फिर जो पाइपलाइन जो आपकी है, राइट, जो तेल जो है वो निकाल रही है, प्रोडक्शन कर रही है, या फिर क्रूड ऑयल को जो है वो
कन्वर्ट कर रही है कच्चे तेल को, राइट, तो वो पूरी चीज प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पर वो भी। और पुराने कानून को हम लोग जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं 1949 के, 48 के, है ना, ये सब जो कानून है, 1959 वाला कानून भी जो है, राइट, ठीक है। बट रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना आज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो इंडिया की एनर्जी बास्केट का 35% से ज्यादा कवर करते हैं। लिख लेना भैया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट लिख लो आप, ये फैक्ट मेंस के लिए ध्यान में रखिएगा। और इंडिया जो है वो उसने नेट जीरो टारगेट लिया। इंडिया का नेट जीरो टारगेट भाई कब तक का है अचीव करने का, बार बार पूछता हूं, जिसको ऑलरेडी पता है, जिसने 50 बार आंसर दे दिया इस चीज का, आप मत देना, बाकी दूसरे नए स्टूडेंट्स आंसर दो भाई। कि इंडिया का नेट जीरो एमिशन का टारगेट कितना है, कौन से साल तक हम नेट जीरो एमिशन जो है वो अचीव करेंगे? 2070 2070 तक नेट जीरो अचीव करने का हमारा टारगेट है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर हम लोग सही तरीके से चीजों को यूटिलाइज करें, इस पर हम लोग का मेन फोकस है कि अगर किसी को टेंडर जो है वो मिला है तो वो सही तरीके से उस चीज को जो है वो यूटिलाइज करो। वैसे भी ये रूल्स अभी परमानेंट नहीं हुआ, तो इसलिए आपके लिए वो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए भैया, अब एक और एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट के बारे में हम बात करेंगे। ERASR लिख लो, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। इसका सक्सेसफुल ट्रायल जो है वो हो चुका है, INS कावरत्ती से हुआ था, ये भी लिख लेना भैया, INS कावरत्ती से या कवरत्ती से जो है वो सक्सेसफुल ट्रायल इसका कंडक्ट किया। क्या ये एंटी सबमरीन मिसाइल रॉकेट है, एक्सटेंडेड रेंज वाली, अच्छी रेंज इसकी, मतलब, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, DRDO ने इसको डेवलप किया, किसके द्वारा जो है उसको डेवलप किया गया? DRDO के द्वारा, ये पॉइंट लिख लीजिए। अब एंटी सबमरीन है तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं भाई, सबमरीन को अटैक करने वाली है रॉकेट है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है, अंडर वाटर थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना, यानी कि कोई सबमरीन हमारे पास आएगी तो हम उसको उड़ा देंगे। स्पेशली इंडियन ओशियन रीजन पर सिक्योरिटी एनहांस करने का काम करेगी ये। DRDO ने बनाया तो इंडिजीनियस है, और ये वेपन सिस्टम स्वदेशी है ना। इंडियन वॉरशिप के इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर्स से लॉन्च किया जा सकता है। इससे भारत की डिफेंस आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उसको इसमें बूस्ट मिल रहा है, बस और कुछ नहीं है। इसमें ये सब फैक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं कि इसमें कितने मोटर लगे, क्या वो है, क्योंकि आप डिफेंस फील्ड से नहीं हो, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे ज्यादा ये इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किससे इसको लॉन्च किया गया ये पूछ सकते हैं, किसके द्वारा डेवलप किया ये पूछ सकते हैं, और स्वदेशी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें ट्विन रॉकेट मोटर सिस्टम लगा हुआ है, तो मुझे आपको इसके फीचर बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी सुन लो। इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो पूरी कंप्लीटली इंडिया के अंदर जो है वो डेवलप किया गया है। एक्यूरेट टाइमिंग से अंडर वाटर ब्लास्ट जो है वो इसमें पॉसिबल है, और ये सटीक अटैक के लिए जो है वो जरूरी होता है। सी ट्रायल में भी हर वॉरहेड जो है वो सक्सेसफुली डेटोनेट हुआ, यानी कि जितने भी हमने आप कह सकते हो रॉकेट चलाए वो सक्सेसफुली जो है वो ब्लास्ट हुए, है ना। यानी कि सटीकता से जो है ये काम कर रहा है, बस और कुछ नहीं है इसमें। INS कावरत्ती से 17 राउंड्स हमने जो है वो लॉन्च किए रियल कॉम्बैट कंडीशन में, यानी कि ऐसा हमने कंडीशन क्रिएट करी कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, और हमने 17 राउंड जो है वो किए, और बिल्कुल सटीक तरीके से सटीक जगह पर इसने जो है वो टारगेट किया। डेटोनेशन सक्सेस रेट था, यानी कि वो बिल्कुल सही जगह पर जाकर ब्लास्ट हुआ। इंडियन नेवी ने कंफर्म किया कि सभी मिशन के ऑब्जेक्टिव्स है वो सक्सेसफुली अचीव हुए, मतलब ERASR रेडी है ऑफिशियली शामिल होने में इंडियन नेवी के अंदर, ठीक है। तो इससे और हमारी जो नेवल डिफेंस जो फोर्स है वो और स्ट्रांग होगी, ठीक है। इंपोर्टेड सबमरीन वेपन्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम हुई है, DRDO और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मेजर सपोर्ट मिल रहा है, बजट फ्रेंडली भी है ये पूरी चीजें, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। पूरे दुनिया भर में मिलिट्री पर खर्चा जो 2024 में हुआ था ना, वो $2.7 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, और इंडिया के पास अब ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, हम खुद के अपने सिस्टम्स तैयार कर रहे हैं, खुद के वेपन्स तैयार कर रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट करके कमा भी सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक ना ही सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिफेंस की अपॉर्चुनिटी है, बल्कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है, जो मैं आपको हर बार बता चुका हूं कि आपको ऐसे टॉपिक्स को रिलेट भी करना है कि हमने अगर स्वदेशी कोई चीज बनाई है, तो पहली चीज तो भाई अब हम विदेशी माल के ऊपर हमारी निर्भरता नहीं होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे, यानी कि और कमा सकेंगे ना, समझे आप, ये चीज है। चलिए अब आगे की जो है वो चर्चा करते हैं।
अब ये टॉपिक थोड़ा समझना भी जरूरी है और इसको लिखना भी जरूरी है। कैटेस्ट्रॉफी बॉन्ड क्या होता है, किस चीज को बोलते हैं कैटेस्ट्रॉफी? विनाशकारी, कोई ऐसा डिजास्टर हुआ जो बहुत ही विनाशकारी है। कैटेस्ट्रॉफी बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होता है इकोनॉमी के अंदर? एक कंपनी होती है, आपको पता ही, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सॉवरेन बॉन्ड वाले टॉपिक में हमने पहले पढ़ा है ना, गोल्ड गोल्ड मॉनिटाइजेशन बॉन्ड्स वगैरह, ये सब टॉपिक्स हम पहले कवर कर चुके हैं। तो आपको बॉन्ड का तो डेफिनेशन पता होना ही चाहिए, और अगर आपने इकोनॉमिक्स ध्यान से पढ़ी है तो बॉन्ड क्या होते हैं तो ये पता ही होना चाहिए। देखो समझो बात को, एक कंपनी है, उसको लोन लेना है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, मेरी एक फैक्ट्री है, अब भाई मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, अब मुझे चाहिए लोन। मैं गया बैंक के पास, बैंक ने बोला 12% इंटरेस्ट रेट लगेगा। हमने बोला नहीं नहीं 12 तो बहुत ज्यादा है यार, क्या करें। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दूं, बट मुझे बेचना नहीं है यार। मैं बोल रहा नहीं यार शेयर्स बेचना नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 5 साल में मैं अच्छा प्रॉफिट क्रिएट कर सकता हूँ, तब बेचूंगा। अब मेरे पास कौन सा ऑप्शन बच गया? बॉन्ड्स जारी करने का, राइट। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। पहला पॉइंट क्या बोलते हैं इसको? डेट इंस्ट्रूमेंट, पैसा उठाने का मार्केट से इंस्ट्रूमेंट होता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में ये बोलूंगा कि भैया देखो, आप हमारे बॉन्ड परचेज करो, उसके बदले में हम आपको जो है वो 6% रिटर्न जो है वो देंगे। अच्छा, लोग क्यों खरीदेंगे मेरे बॉन्ड्स? लोग जो पैसा अपने अकाउंट में रखते हैं या एफडी वगैरह कराते हैं, अगर मैं उसी की या उससे थोड़ी सी ज्यादा उनको रिटर्न दे दूं, तो लोग मेरे बॉन्ड खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? यस, खरीदेंगे। तो बॉन्ड्स ये होता है कि डेट इंस्ट्रूमेंट, की पैसा मार्केट से उठाने का इंस्ट्रूमेंट। यहां तक बात क्लियर हो गई सभी के? चलिए आगे बात करेंगे। तो ऐसे ही एक हम लोग इनोवेटिव फाइनेंशियल टूल के बारे में बात करेंगे जो क्लाइमेट डिजास्टर से फाइट करने में मदद करेगा, कैटेस्ट्रॉफी बॉन्ड यानी कि कैट बॉन्ड्स। पहला पॉइंट तो ये लिख लिया आपने टाइटल में, कैटेस्ट्रॉफी बॉन्ड। और कैट बॉन्ड क्या होता है ये समझ लिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये बॉन्ड क्या है ये आपको समझना है। नेक्स्ट लाइन लिखो, इंडिया और साउथ एशिया में क्लाइमेट डिजास्टर्स हो रहे हैं, आप जानते हो। ये बंद लिखो, एक मिनट रुक जाओ, है ना। आप जान रहे हो कि इंडिया और साउथ एशिया में लगातार क्लाइमेट डिजास्टर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। फ्लड्स, साइक्लोन्स, सूखा पड़ रहा है, लगातार ये स्थिति है कि नहीं? इसलिए पॉलिसी मेकर्स का फोकस अब कैट बॉन्ड यानी कि कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड पर आया है एज अ इनोवेटिव टूल डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना, डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग। ये जो लिखा हुआ है ना, कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड आपको समझ में आ गया। बॉन्ड्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया कि पैसा उठाना है, किस पर्पस के लिए? डिजास्टर रिस्क, आपदा जोखिम वित्त पोषण, फाइनेंसिंग, कि हम आने वाले समय की साउथ एशिया में जो भी डिजास्टर्स होते हैं उसको फंड कर सकें इस पैसों के थ्रू। अब आओ और डिटेल में समझते हैं कैट बॉन्ड्स को। कैट बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यहां तक आपको समझ में आ गया, पैसा उठाने वाला इंस्ट्रूमेंट, जिसे यूज करके गवर्नमेंट्स अपने डिजास्टर रिस्क को इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट तक ट्रांसफर कर सकती है, जिससे पोस्ट डिजास्टर क्विक पे आउट पॉसिबल हो जाता है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट ने जारी किया, अब ये नेक्स्ट लाइन में ये भी लिख लेना, ये एक सॉवरेन बॉन्ड्स है। सॉवरेन बॉन्ड्स यानी कि सरकार द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। गवर्नमेंट क्या करेगी, ये बॉन्ड जारी कर देगी, जिससे गवर्नमेंट के पास आ जाएगा पैसा, और उस पैसे का इस्तेमाल ऑल ओवर साउथ एशिया में डिजास्टर को, यानी कि जो भी आपदा कराती है, जैसे एग्जांपल मान लेते हो बाढ़ आई, बाढ़ के कारण एक पूरा शहर तबाह हो गया, अब उसकी रिकवरी जल्दी करनी है, क्योंकि रिकवरी जल्दी होगी तब जाकर वहां पर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाएगी। बट रिकवरी जल्दी करने के लिए चाहिए पैसा, तो ये लोग सोच रहे हैं कि अब हम पैसा पब्लिक से उठा लेंगे। अब पब्लिक से पैसा उठा लोगे तो पब्लिक को क्या मिलेगा? पब्लिक को इंटरेस्ट मिलेगा ना गुरु। पब्लिक को टाइम टू टाइम इंटरेस्ट गवर्नमेंट जो है वो देती रहेगी। फॉर एग्जांपल 5 साल का बॉन्ड जारी हुआ, तो कम से कम 5 साल में एक बड़ा अमाउंट तो आ जाएगा गवर्नमेंट के पास, और जिससे रिकवरी जल्दी हो जाएगी, और उसी 5 साल के में ग्रोथ और डेवलपमेंट करके ये रिटर्न भी कर देंगे पूरा पैसा। तो इट्स ऑल अबाउट फाइनेंसिंग, की पैसा जो है वो मार्केट से उठा लें, जिससे कि क्विकली काम हो सके और रिटर्न कर दें उसको। भाई एक कंपनी वाला भी जो होता है, वो पैसा जब मार्केट से उठाता है तो उसका उपयोग, वो कैपिटल का उपयोग वो उसके लिए करता है ना, अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए करता है,
और फिर जैसी उसकी कंपनी ग्रो करती है सबको वापस कर देता है। ये गवर्नमेंट का बॉन्ड तो वैसे भी सिक्योर्ड होता है सबसे ज्यादा। तो ये कैट बॉन्ड बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपदा के समय पर यूज किया जाने वाला ये बॉन्ड है। क्लियर? ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका सरकार उपयोग करेगी डिजास्टर रिस्क को जो है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने में, है ना। बस इतनी सी चीज है। इंश्योरेंस लिंक सिक्योरिटी है ये, जो डिजास्टर इंश्योरेंस को फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट में जो है वो कन्वर्ट करता है। इसका काम होता है कि नेचुरल हजार्ड रिस्क को जो है वो ट्रांसफर करना, गवर्नमेंट या इंश्योरर से लेके कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स तक जो है वो पहुंचाना। बस इसमें और कुछ आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, इसमें देखो एक स्पॉन्सर होता है, यूजुअली सरकार होती है ना। एक इंटरमीडिएटरी होता है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुई या एशियन डेवलपमेंट बैंक हुई, मध्यस्थता करवाने लोग। और तीसरे होते हैं इन्वेस्टर्स, जो पैसा जो है वो लगाते हैं, बॉन्ड जो है वो खरीदते हैं। तो ये चीज चाहो तो ये स्ट्रक्चर लिख लो, ऐसे लिखना है इसको, ऐसे बनाना है ये स्ट्रक्चर को। देखो ये ट्राइंगल बना दिया आपने, इस ट्राइंगल के जो है वो बीच में लिख लो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या है। तो एक जगह पे आप जो है वो लिख लेना स्पॉन्सर, ब्रैकेट में लिख लेना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है वहां पर, गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, मतलब गवर्नमेंट श्योरिटी दे रही है कि जो इन्वेस्टर है उनका पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड जारी कर दिए, जारी करने वाली ही गवर्नमेंट है। पैसा कहां पर रखवाएंगे, तो ये एक होता है बीच में इंटरमीडिएटरी, पैसा रखवाएंगे वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, तो इसमें इंटरमीडिएटरी रख लो। पैसा होगा किसका, इन्वेस्टर का। बात समझिए, इन्वेस्टर देगा गवर्नमेंट को पैसा, गवर्नमेंट ये पैसा जो है वो देगी, डालेगी बैंक में। कहीं पर भी कोई डिजास्टर होता है तो इस पैसे का उपयोग उस डिजास्टर की भरपाई में किया जाएगा, और समय समय पर पे आउट जो है वो मिलता रहेगा इन्वेस्टर को, यानी कि जिस जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसका उसको इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। क्लियर? तो ऐसा आप चार्ट वो बना लो, ट्राइंगल बना लो, दिखने में अच्छा लगना चाहिए ना। आपके खुद के नोट्स, आप नोट्स ऐसे होने चाहिए एक बार देखा आपने और आपको चीजें क्लियर हो जाए। अगर कोई प्री डिफाइंड डिजास्टर होता है, यानी कि पहले से हमें पता है यार ये आपदा आने वाली है, तो बॉन्ड इन्वेस्टर्स की प्रिंसिपल अमाउंट फोरफीट हो जाता है और डायरेक्टली डिजास्टर रिलीफ के लिए जो है वो यूज किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर हमें पता लग गया कि हाँ ये डिजास्टर आ रहा है या आने वाला है, तो उस पर ये पैसा जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। और कोई डिजास्टर नहीं होगा तो इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न मिलेगा। ये वैसा भी लिंक्ड है, पता है। कोई अगर डिजास्टर नहीं हुआ तो हाई हाई रिटर्न, और अगर डिजास्टर होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा कट कुटा के जो है पैसा मिल सकता है। बट ठीक है, सरकारी बॉन्ड है तो कंपैरेटिवली सेविंग बैंक से तो उनको मतलब पैसा बैंक में जमा करने में या एफडी बनाने से तो बेटर ही होता है ये हमेशा। और डूबेगा इसलिए नहीं पैसा क्योंकि ये पैसा जो है वो बॉन्ड जो है वो सरकारी बॉन्ड है, तो सरकारी बॉन्ड बढ़िया रहते हैं, डूबते नहीं है। बट जो दूसरे बॉन्ड है उनके डूबने की वो ज्यादा रहती है। बट फिर भी जो रिकवरी जो होती है उसमें सबसे पहले जो है वो इन्वेस्टर्स का पैसा वापस किया जाता है, स्पेशली जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदा उन लोगों का। फिर उसके दूसरे नंबर पर आते हैं फिर ये शेयर वाले, कि जिनका शेयर है, इक्विटी है, क्योंकि सबसे पहले जिससे कर्जा लिया पहले उसको कर्जा लौटाना जरूरी है ना। इंडिया के लिए कैट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इंडिया डिजास्टर की चपेट में जो है वो है, बहुत रिस्क में है इंडिया। बस यही था इसमें, और कुछ आपको जो है वो ऐसे समझने की जो है आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें और डूबना नहीं है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इवन तो सिविल सर्विसेज के अंदर ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस हुआ, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप जितना डूबोगे ना कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो सिर्फ उतना ही अपने आप को रखो जो आप सेफ साइड रहो, जिसको चीजों को समझकर एग्जाम में लिखकर आगे बढ़ जाओ। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडीज, जो लोगों को करना ही नहीं आता। लोग पढ़े हुए हैं भाई, पढ़ रहे हैं बैठ के बॉन्ड्स बॉन्ड्स क्या होते हैं, सड़ा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें। अब कैट बॉन्ड कोई पूछेगा तो लोग लगा अरे बिल्ली वाला बॉन्ड, अरे बिल्ली बिल्ली वाला बॉन्ड नहीं है भाई, विनाशकारी बॉन्ड है, कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड है। क्लियर? चलिए, क्या है भाई ये स्पेन की एक प्रोविंस हम लोग को देखने को मिल रही है। क्या नाम है इसका? टैरागोना। टैरागोना, पैरागॉन चप्पल जैसा नाम लग रहा है मुझे इसका। लोकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। टैरागोना जो है वो लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन में, मत बनाओ उसके नोट्स। इस प्रोविंस के अंदर हॉट ड्राई समर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। मेडिटेरेनियन वाइल्ड फायर्स की चपेट में आ सकती है। इब्रो रिवर, इब्रो रिवर लिख लो भाई, स्पेन की इब्रो रिवर, ये क्वेश्चन आ सकता है रिवर से रिलेटेड। स्पेन में है ये रिवर, ये लिख लेना। इस प्रोविंस के अंदर कॉपर, लेड, सिल्वर और
क्वेरीड लाइमस्टोन हम लोग को देखने को मिलता है। क्वेरिंग आपने सुना होगा, ऊपर से खुदाई करना। माही रिवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है, माही सागर रिवर इन इंडिया। माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार जो है वो काटती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रीलिम्स में आ सकता है, न्यूज में है माही रिवर का तो आएगा, लिख लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार ये काटती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर गुजरती है। डैम का नाम भी लिख लो आप, कदाना डैम और माही बजाज सागर डैम, ये इंपॉर्टेंट डैम्स है रिवर पे। मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट में एक मिंडा गांव है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये फैक्ट इस माही रिवर से रिलेटेड लिख लेना। और ये फॉरेस्ट फायर और अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड ये टॉपिक है, ट्राई करना इसका जो है आंसर देने की। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 का। टाइम 15 मिनट ही बचे हैं, तो नेक्स्ट डे जो है वो करेंगे जो टॉपिक्स हमारे कुछ बच गए। एंड चिंता बिल्कुल मत करना यार, आपके एग्जाम से पहले पूरे टॉपिक्स जो है वो कवर होते हैं। कुछ रीजंस, कुछ बड़े टॉपिक्स के कारण कई बार छूट जाती हैं चीज़ें, बट वो परमानेंटली नहीं छूटती, मुझे याद रहती हैं। ठीक है, तो जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट। सो इस बार बना लिया था यार मैंने, मतलब टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए थे। 1 घंटे 10 मिनट या 9 मिनट या 8 मिनट ऐसा कुछ लेक्चर जो है बना था, बट क्या ही बताएं, उसके बाद वो हो गया, फाइल जो है वो करप्ट हो गई, एकदम पावर कट हो गया था। तो चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।